कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है वो कर रहे हो, ना कि किसी और को दिखाना है और उसका स्ट्रेस लेना है। जापान को दुनिया का वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन माना जाता है। क्या है उनकी लॉन्जेविटी का राज? क्या वो सीक्रेट्स फॉलो करते हैं जो उनको एक डिसीज फ्री लाइफ और एक हेल्दी लाइफ देते हैं? वो मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि रिसेंटली जब मैंने जापान विजिट किया, वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व किया, इतने दिन मैंने बिताए, मैंने कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करी जो मुझे लगता है हम सबको पता होनी चाहिए। अगर हमने उसमें से कुछ कुछ चीजें अपना ली, आई एम श्योर वो आपकी बीमारी को दूर करने में, एक हेल्दी लाइफ जीने में, बेटर फिटनेस पाने में, इवन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर लेवल पर ग्रो करने में हेल्प करने वाला है। इवन मैं यूएस भी जब गई और वहां पर भी मैंने जब कल्चर ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट है। और मैं एट द एंड ये भी बात करने वाली हूँ कि क्या राज है यूएस में इतनी बीमारियां क्यों है उसका, क्या वो लोग फॉलो करते हैं जो जापान में एग्जैक्ट ऑपोजिट है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट जो है, वो मैं चाहूंगी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाला है। अगर आपने फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर दीजिएगा। आप इसे स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। मैं आपके साथ 10 से 15 कुछ मेजर सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जापानीज हेल्दी लिविंग सीक्रेट्स में से, जिसमें सबसे पहला सीक्रेट जो आता है दैट इज हारा हाची बू। हारा हाची बू कह के वो लोग अपने खाने की शुरुआत करते हैं। ट्रेडिशनली वैसे पहले बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता था, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, बट हारा हाची बू का मतलब ये होता है ईट टिल यू आर 80% फुल। वहां पर एक माइंडफुल ईटिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। इंटरेस्टिंगली मैंने इतने दिनों के दौरान एक भी इंसान को, मैं वहां 14 दिन थी और 14 दिन में मैंने एक भी दिन किसी को भी रास्ते पे चलते चलते, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी खाते या पीते नहीं देखा। सो हाथ में ना तो कोई कॉफी का कप है, ना तो कोई कोल्ड ड्रिंक है, ना तो वो बर्गर खा रहे हैं चलते चलते या रास्ता क्रॉस करते करते या गाड़ी में या ट्रेन में, कहीं पर भी नहीं। दे बिलीव इन माइंडफुल ईटिंग। तो मैंने जहां पर भी देखा ज्यादातर लोग एक जगह पर बैठकर ही खाना पसंद करते हैं। वो वहां खाने के वक्त कुछ ज्यादा कोई डिस्ट्रैक्शंस मैंने कम देखे। यंगर जनरेशन में तो भी मैंने देखा था कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या कोई ना कोई स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं वाइल ईटिंग, बट जो ओल्डर जनरेशन है उसमें कहीं ये देखने को नहीं मिला था। माइंडफुल ईटिंग काफी वो लोग फॉलो करते हैं। इवन पोर्शन कंट्रोल, उनका जो पोर्शन साइज होता है जनरली जो हम वेस्टर्न कल्चर्स में देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा कम होता है। तो जब आपको कुछ भी सर्व किया जाता है, आप बहुत बड़े बड़े लार्ज क्वांटिटी में नहीं देखोगे। लोग इवन ओवर ईटिंग भी नहीं करते हैं, स्लो ईटिंग होता है उनका, बराबर से चबाकर खाना वगैरह वगैरह। ट्रेडिशनली उसे वो फॉलो करते हैं ताकि डाइजेशन में सपोर्ट मिल सके। वो अपने हंगर को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं। दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। दूसरा जो सीक्रेट है दैट इज प्रोबायोटिक्स। जापानीज खाने में हर मील में कोई ना कोई किस्म का प्रोबायोटिक जनरली पाया जाता है। सो एग्जाम्पल है वहां पर मीजो और नाटो, ये दो सबसे कॉमन से प्रोबायोटिक्स है जो या आप लंच में, डिनर में कहीं ना कहीं पाओगे। हम जिस होटल में रुके थे, जिस रिजॉर्ट में रुके थे, वहां पर ब्रेकफास्ट में हर रोज एक मीजो या नाटो, या तो वो बोल में अलग से रखा गया था या तो आप कैरी कर सको ऐसे पैकेट में वो लोग देते थे। एंड एक ऐसी चीज कि जो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। इवन आपने फर्मेंटेड सोया सॉस वहां पर बहुत ही कॉमनली आप देखोगे, आपने सोया सॉस सुना होगा, बट वो हम जो जनरली यूज करते हैं इट इज नॉट अ वेरी वेरी हेल्दी वर्जन। वहां पर फर्मेंटेड हेल्दी वर्जन ऑफ सोया सॉस यूज करते हैं, या पिकल्ड वेजिटेबल्स वो लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। हम ओकिनावा जो जापान का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, वहां पर हमेशा ब्रेकफास्ट में एक स्प्रेड लगा हुआ होता था जहां अलग अलग पिकल्ड वेजिटेबल इंक्लूडिंग करेला, करेला वहां पर मैंने देखा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर्पल यैम बहुत इस्तेमाल होता है। पर जो भी जैसे ककड़ी है या ऐसे कोई भी कैरेट है, ऐसे कोई भी वेजिटेबल जो थे वो पिकल्ड वेजिटेबल, और फिर उसे वो लोग अलग अलग डिश में ऐड करके खाते, जो मैंने ऑब्जर्व किया वहां के लोकल लोगों में। सो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल काफी होता है। व्हाट इज प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक का मतलब होता है जो आपके बॉडी में, आपके गट में
दो किस्म के बैक्टीरिया होंगे, अच्छे एंड बुरे बैक्टीरिया। हमारा काम है अच्छे बैक्टीरिया बढ़े, बुरे बैक्टीरिया कम हो। तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया है वो कहा जाता है प्रोबायोटिक्स। सो वो बैक्टीरिया है जो आप अपने गट में डाल रहे हो, अपने बॉडी में डाल रहे हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन प्रोबायोटिक्स में आता है कर्ड, बटर मिल्क, कांजी या इडली डोसा, साउथ इंडियन जितनी चीजें हैं, गुजराती डिशेस में ढोकला, हांडवा, ये सारी फर्मेंटेड चीजें, इवन फर्मेंटेड राइस हुआ या पिकल्ड हल्दी हुई, ये सारी चीजें ट्रेडिशनली इंडिया में एज अ प्रोबायोटिक यूज होती है, जो हमें जरूर करना चाहिए। अब देखिए, जापानीज सीक्रेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं ना कहीं अपने भारतीय कल्चर को डिग्रेड कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। बट हमें कहीं और भी अगर कुछ सीखने को मिल सकता है और वहां से रेफरेंस लेके हम अगर अपने आप में कुछ बदलाव ला सकते हैं, देन व्हाई नॉट। वैसे हमारा भारत का जो कल्चर है और जो हिस्ट्री है वो तो हेल से भरा पड़ा है। बट अब बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन सा प्रोबायोटिक है जो आज से आप अपने डाइट में कोई भी किस्म के मील में ऐड करने वाले हो। तीसरा जापानीज सीक्रेट, माचा या ग्रीन टी। ग्रीन टी अलग अलग किस्म की आती है जो इवन आप इंडिया में भी देखते हैं, बट ग्रीन टी का एक बहुत हेल्दी वर्जन होता है जिसे माचा टी या माचा ग्रीन टी कहा जाता है। वहाँ जापान में टी सेरेमनीज बहुत कॉमनली होती है। टी सेरेमनी में एक हार्मनी, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन प्रोसेस को प्रमोट किया जाता है, इवन सोशल बॉन्डिंग, गैदरिंग को प्रमोट किया जाता है। और वहाँ पर वो लोग हर्बल टी, माचा टी वगैरह 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 जो लेते हैं अलग अलग समय पे। बट माचा टी जो है उसे सुपर फूड इसीलिए माना जाता है, इट इज रिच, वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। वैसे आप जब लोगे उसे बहुत वो कड़वा लगता है, बट आप उसके जब फायदे जानते हो और जब आपके बॉडी में जो रिजल्ट मिलता है, यू रियली स्टार्ट लविंग दैट। माचा टी जो है उसके अंदर कैटेकिन, EGCG इवन ग्रीन टी में मौजूद होता है, एपिगैलो कैटेकिन गैलेट, जो आपके फ्री रेडिकल्स ऑफ फाइट करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। वहां पर मैंने माचा को अलग अलग जगह, जैसे पॉपकॉर्न माचा फ्लेवर में, या मैंने आइसक्रीम माचा फ्लेवर में, और ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें खुद ट्राई करी थी एंड आई रियली लव्ड इट। इवन मैंने किटकैट भी वहां पर माचा फ्लेवर में देखा था, जो मैंने ट्राई बिल्कुल नहीं किया था, बट येस, यू विल सी अ वेराइटी ऑफ माचा फ्लेवर इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स और फूड्स। चौथा, जापान में मैंने बहुत कम या रेयर लोगों को देखा कि वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। वो ज्यादातर न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड में बिलीव करते हैं। उनका ट्रेडिशनली खाना कैसा होता है, सूप, और उसमें वो लोग अलग अलग किस्म के नूडल्स, हेल्दी वर्जन्स ऑफ नूडल ज्यादातर इस्तेमाल होंगे। वो व्हीट नूडल, ओट नूडल इस्तेमाल करते हैं, बट राइस नूडल्स भी इस्तेमाल करते हैं। बट उसके अंदर होल वेजिटेबल्स हुए या सी फूड, वहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है वो लिया जाता है। सो आप लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड की वजह से आपका पेट जल्दी भरेगा, और आप होल फूड ले रहे हो, अगेन जल्दी भरेगा, तो आप ओवर ईट तो वैसे भी नहीं कर सकते हो। सो वहाँ होल फूड्स और न्यूट्रिएंट डेंस फूड के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि वहाँ के लोग हॉट ड्रिंक ज्यादा प्रेफर करते हैं अलॉन्ग विद द मील्स रादर देन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, या नई जनरेशन जो आ रही है वो। बाकी जो ओल्डर जनरेशन है वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं टू हैव हॉट ड्रिंक्स लाइक हर्बल टीज, या ऐसा कुछ सूप या ऐसा कुछ उन्होंने ले लिया। अगर हम मूवमेंट हैबिट्स की बात करें तो वहां साइकिलिंग और वॉकिंग को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है, अर्बन प्लानिंग भी जो किया गया है, वो उस हिसाब से है कि वहाँ वॉकिंग और साइकिलिंग इजी हो सके, कन्वीनियंट हो सके। गार्डनिंग भी वहाँ के लोग काफी करते हैं, तो नेचर के भी करीब रहेंगे। गार्डनिंग इज इन अ वे अ मेडिटेटिव प्रोसेस। तो वहाँ के लोग जो है वो घर पे ही कुछ कुछ चीजें, हर्ब्स हुए या कुछ वेजिटेबल्स उगाना, वो काम करते हैं। इवन सिटी एरिया में भी या विलेज एरिया में भी। उसी के साथ साथ वहाँ जिम का उतना ज्यादा कल्चर मैंने नहीं देखा। जिम से ज्यादा वहाँ कोई ट्रेडिशनल जो भी स्पोर्ट या अलग अलग किस्म के फिटनेस मोड्स है उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कराटे हुआ या जूडो हुआ, या उसी की तरह कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो गार्डन में कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रादर देन फॉर्मली कहीं स्पेशली वक्त निकालना, जिम में जाना और वर्कआउट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम में नहीं जाना चाहिए, बट इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग ये बिलीव करते हैं कि नेचुरली जो मूवमेंट हो रहा है, खुली हवा में हो रहा है, दैट इज इवन मोर प्रेफर्ड। और कराटे वगैरह जैसे फॉर्म को सीखना फायदा ये भी देता है कि आपके अंदर का डिसिप्लिन और
इमोशनल फिटनेस भी बढ़ जाता है। बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस इंप्रूव नहीं करोगे, आप मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी अफेक्ट होगी उसकी वजह से। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ इतना नहीं है जितना बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि होंडा टोयोटा वगैरह वगैरह आप देखते हो ब्रांड्स ओरिजिनली जापानीज है, तो वहाँ पे तो बहुत लग्जरियस गाड़ियाँ वगैरह होनी चाहिए ना, या बहुत ब्रांडेड बैग्स होना या ब्रांडेड कपड़े पहनना, वो कुछ ज़्यादा नहीं। मैंने देखा वहाँ के लोग जो है वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं, ऐसा मुझे लगा। और वहाँ पर लग्जरी से ज़्यादा यूटिलिटी और कंफर्ट पे फोकस किया जाता है, विच इज़ अगेन आई फील अ गुड वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, क्योंकि वो आपके लाइफ का स्ट्रेस कम कर देता है। आप किसी और के लिए नहीं जी रहे हो, आप खुद के लिए जी रहे हो, आपको जो कंफर्टेबल है कन्वीनियंट है वो कर रहे हो, ना कि किसी और को दिखाना है और उसका स्ट्रेस लेना है। वहाँ डिनर भी अर्ली होता है। लोग ज़्यादातर लोग हमें बहुत हैरानी हुई जब इवन संडे के दिन पे तो रूटीन के कंपैरिजन में जल्दी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे। स्पेशली ओकिनावा की अगर मैं बात करूं, टोक्यो या उस साइड अब जब जाते हो तो वहां पर तो ट्रैवलर्स जो है उनके कन्वीनियंस के लिए भी लेट रात तक ओपन रहता है। बट ओकिनावा जैसी छोटी जगह या जहां पर थोड़ा विलेज का भी टच है, वहां पर तो बहुत जल्दी रेस्टोरेंट्स जो है वो क्लोज हो जाती। 8 बजे मैक्सिमम क्लोज हो जाती, कुछ कुछ तो 7 बजे क्लोज हो जाती। इसका मतलब ये है इवन संडे को तो जल्दी क्लोज हो जाता, बिकॉज दे बिलीव कि संडे टाइम इज फैमिली टाइम, और वो जल्दी घर जाते अपने परिवार के साथ समय बिताते। सो अर्ली डिनर इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस जो वो लोग फॉलो करते हैं, और जो उनके लॉन्जेविटी का भी बहुत बड़ा राज है। वहाँ ओकिनावा में एक बहुत बड़ा सीक्रेट फॉलो किया जाता है। ओकिनावा को वन ऑफ द ब्लू जोन्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और इसका मतलब ये है कि वहां पर 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग बहुत ज्यादा है। और ये सारे लोग इवन 100 साल के बाद भी घुड़सवारी कर सकते हैं। नीचे अपने स्क्वाट करके नीचे बैठना उनके लिए आसान होता है, रूटीन एक्टिविटी आसान होती है, और उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, हार्डली देखने को मिलती है। वो एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं जो एक सोशल लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे कहते हैं मोआई। MOAI, मोआई। व्हाट इज मोआई? मोआई एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर वहां ओकिनावा में जब आप छोटे बच्चे होते हो, आपको आप ही की उम्र के अलग अलग लोगों के साथ एक ग्रुप में रखा जाता है। अगर लेट्स से आप 5 या 10 लोगों के ग्रुप में बड़े होते हो। चलिए दोस्तों, दादा आ गए हैं। दादा को इनवाइट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज क्लियर है सर? यस दादा, बहुत अच्छी आवाज आती बहुत अच्छी तो नहीं आ रही है, अभी तो आवाज सुधारना पड़ेगी। तो सभी का वेलकम है। और विटामिन B12 हमने समझा, विटामिन D समझा हमने, इतना जरूरी है ये। एक छोटा सा वीडियो चलाते हैं, उसके बाद आगे का हमारा बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड्स जो आपके साथ शेयर करना है।
तो समझिए आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे, जो बाहर धूप में बैठ के अच्छी अच्छी सुहानी सुहानी मीठी मीठी धूप जो हमें लगती है, हमारे शरीर को वो एक पोषण तो देती है, उसके साथ साथ समझिए विटामिन डी का भी सिंथेसिस हमारे अंदर खुद होने लगता है। हमारे त्वचा के नीचे की जो लेयर की सेल्स हैं समझिए, वो विटामिन डी को बनाती हैं। उनका सही मात्रा में होना हमें बहुत ज़रूरी है, और समझिए अगर सही मात्रा में ना हो तो समझिए अलग अलग बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग तरीके के इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी समझिए इसके साथ लिंक हो जाती हैं। तब लोग समझिए सिंथेटिक सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। आज हम समझिए देखेंगे कि उन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स के मुकाबले जो नेचुरली अकरिंग वाइटामिन्स हैं, तो नेचुरली अकरिंग वाइटामिन डी हैं, जो लाइकेन से आइसोलेट किए गए हैं, जो एक पौधे जैसे होते हैं समझिए, उनके और इसके बीच में क्या अंतर समझें वो देखेंगे। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या दिक्कत हो सकती है वो समझेंगे। विटामिन डी होता क्या है, किस तरीके से हमारे शरीर में इसकी प्रोसेसिंग होती है, और कहाँ कहाँ इसकी कौन कौन सी उपयोगिता होती है समझिए वो आज हम देखेंगे। तो समझिए विटामिन डी हमारे शरीर का एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है। ये समझिए हमारे शरीर के अंदर जो सेल ग्रोथ है, कोशिकाओं की ग्रोथ है, उसको समझिए कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को समझिए बहुत मजबूत करता है, और हमारे न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस के मतलब ब्रेन से जो सिग्नल जा रहे हैं मसल्स की तरफ, उस सिग्नल को भी समझिए ट्रांसफर करने में बहुत हेल्प करता है। और हमारी जो खान साहब, इसको रिकॉर्ड पे डाला है क्या कि मैं डालूं यहाँ से? डाला हूँ दादा। क्लाउड पे डाल दिया है ना? क्लाउड में नहीं हो रहा है, लेकिन क्लाउड में वो पांडे सर कर रहे हैं दादा। वो मैं इधर से देख लेता हूँ 2 मिनट। देख लीजिए, डाल दीजिए दादा। हम्म। ठीक है, ठीक है, ओके। ये 12 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा जरूरी है ताकि सब लोग इसको नहीं भी आए हैं वो देख पाए। हाँ, वो पांडे सर डाल दिए हैं क्लाउड में दादा। ओके। तो समझिए आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे, जो बाहर धूप में बैठ के अच्छी अच्छी सुहानी सुहानी मीठी मीठी धूप जो हमें लगती है, हमारे शरीर को वो एक पोषण तो देती है, उसके साथ साथ समझिए विटामिन डी का भी सिंथेसिस हमारे अंदर खुद होने लगता है। हमारे त्वचा के नीचे की जो लेयर की सेल्स हैं समझिए, वो विटामिन डी को बनाती हैं। उनका सही मात्रा में होना हमें बहुत ज़रूरी है, और समझिए अगर सही मात्रा में ना हो तो समझिए अलग अलग बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग तरीके के इन्फ्लेमेशन आने लगते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी समझिए इसके साथ लिंक हो जाती हैं। तब लोग समझिए सिंथेटिक सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। आज हम समझिए देखेंगे कि उन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स के मुकाबले जो नेचुरली अकरिंग वाइटामिन्स हैं, तो नेचुरली अकरिंग वाइटामिन डी हैं, जो लाइकेन से आइसोलेट किए गए हैं, जो एक पौधे जैसे होते हैं समझिए, उनके और इसके बीच में क्या अंतर समझें वो देखेंगे। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या दिक्कत हो सकती है वो समझेंगे। विटामिन डी होता क्या है, किस तरीके से हमारे शरीर में इसकी प्रोसेसिंग होती है, और कहाँ कहाँ इसकी कौन कौन सी उपयोगिता होती है समझिए वो आज हम देखेंगे। तो समझिए विटामिन डी हमारे शरीर का एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है। ये समझिए हमारे शरीर के अंदर जो सेल ग्रोथ है, कोशिकाओं की ग्रोथ है, उसको समझिए कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को समझिए बहुत मजबूत करता है, और हमारे न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस के मतलब ब्रेन से जो सिग्नल जा रहे हैं मसल्स की तरफ, उस सिग्नल को भी समझिए ट्रांसफर करने में बहुत हेल्प करता है। और हमारी जो लंग्स हैं उसके अंदर जो हेल्थ है, उसको भी समझिए विटामिन डी ही कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और समझिए ये हमारी स्किन नेचुरली बना लेती है। जैसे आपने बताया समझिए, जैसे हम धूप में बैठते हैं, लगभग 45 मिनट के लगभग समझिए अगर हम कॉन्स्टेंटली बैठते हैं तो हमारी लगभग एक दिन की पूरी पूर्ति हो जाती है। और समझिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विटामिन है। पिछले 15-20 साल से इसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जागरूकता आई है। और समझिए ऐसा है कि अगर हम धूप में बैठें, सही समय तक बैठें, तो लगभग समझिए 50% से 90% केसेस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती ही नहीं है। हाँ, ये बात एकदम अच्छी कही। हाँ, और मैं जो सामने से ना बैठा जाता हूँ तो हमारी तरह से जैसे पीठ कर रखे है ना, हाँ समझिए, ऐसे पीठ करके बैठ जाए। हाँ समझिए, ये तो और भी अच्छा है क्योंकि सरफेस एरिया समझिए पूरा मिलता है। सूर्यदेव सीधे वहीं से अपनी किरणें देते हैं और शरीर के अंदर जाकर समझिए इसका प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। अब समझिए इसकी कमी से हार्ट डिजीज से लेके इंसोम्निया तक, मतलब रात में ढंग से नींद नहीं आना भी समझिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और समझिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग आजकल तो थोड़े ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है अलग अलग तरीके के लोशन लगाने लगते हैं, जिसको सनस्क्रीन लोशन कहते हैं, कि सब सूर्य के ताप से स्किन खराब ना हो जाए। तो वो जो सनस्क्रीन है समझिए, उसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो लगाने की जगह थोपा और लेपा जाता है समझिए, तब
बहुत दिक्कतें और बढ़ती हैं, फिर जो विटामिन डी का सिंथेसिस का प्रोसेस है स्वामी जी वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अब ये जो विटामिन डी है स्वामी जी, इसका भी बड़ा अच्छा खासा पाथवे है हमारे शरीर के अंदर। ऐसा नहीं है सिर्फ स्किन ही इसके लिए जिम्मेदार है कि कितना बनेगा। स्किन के में जब स्वामी जी अल्ट्रावायलेट बी रेस का एक्सपोजर आता है, सूर्यदेव से जब जो कृपा मिलती है, तो स्वामी जी वो जाके बनाता है एक और फॉर्म जो लिवर में जाता है। लिवर स्वामी जी उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद स्वामी जी वो भेजता है किडनी में, और किडनी स्वामी जी उसको फाइनल फॉर्म में बना के पूरे शरीर को भेजता है। तो स्वामी जी स्किन से लेके लिवर तक की यात्रा और लिवर से लेके किडनी तक की यात्रा विटामिन डी के बायोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी हम खाते हैं, जो हमारे खाने में विटामिन डी है, या जो हम फोर्टिफिकेशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो सब भी स्वामी जी इसी रास्ते से जाते हैं, लिवर के थ्रू किडनी तक जाते हैं और वहां जाके स्वामी जी ये एक एक्टिव फॉर्म में बनता है, पूरे शरीर में इसका फिर इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो समझिए विटामिन डी हमें चाहिए क्यों? क्योंकि हमें विटामिन डी के जितने भी वर्जन्स हैं उन सब की समझिए जरूरत पड़ती है, चाहे किडनी के अंदर हो या फिर लीवर के अंदर हो या फिर जो हम खा रहे हैं उसके साथ हो। और इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है स्वामी जी, हड्डी और दांतों के बारे में सब लोग जानते हैं कि जो कैल्शियम को होल्ड करने वाला काम है स्वामी जी, जैसे एक दीवार अगर हम देखें जो ईंटों से बनी है और स्वामी जी ईंटों को आपस में रोकने का काम सीमेंट करता है, स्वामी जी वैसा ही काम विटामिन डी करता है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम को होल्ड करके रखता है, दांतों के अंदर कैल्शियम को होल्ड करके रखता है, तो हड्डी और दांत इससे मौजूद रहते हैं। पर उसके साथ साथ स्वामी जी हमारी मांसपेशियां, मसल्स, हमारी इम्यूनिटी और स्वामी जी जो हमारी कोशिकाओं का डिवीजन है, सेल डिवीजन है, वो भी विटामिन डी से स्वामी जी कंट्रोल होते हैं। तो सही मात्रा में विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है और इसकी कमी से स्वामी जी दुनिया भर के रोग होने शुरू हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्वामी जी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस आ जाती है, खांसी जुकाम बुखार होने के साथ साथ कोल्ड और फ्लू होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, पेनक्रियाज में समझ दिक्कत आती है। समझिए कुछ रीसेंट डेटा है कि टाइप 1 डायबिटीज भी उन बच्चों में थोड़ा ज्यादा पाया गया जिनमें विटामिन डी की कमी थी। तो समझिए इसको भी इससे लिंक किया गया है। और बोन की और मसल्स की हेल्थ तो है ही है, सर्कुलेटरी हेल्थ, क्योंकि समझिए हार्ट भी हमारा एक अच्छा मसल है, उसको भी विटामिन डी की जरूरत है। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो सही मात्रा में सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है और जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो अच्छे तरीके से बनी रहती है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है स्वामी जी? किन किन लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा हैं? ऐसे स्वामी जी जिनका लिमिटेड सन एक्सपोजर है, जैसे स्वामी जी आपने बताया संतोष जी जो इतना बाहर काम कर रहे हैं पर वो सन से एक्सपोज नहीं हो रहे, तो उनमें स्वामी जी विटामिन डी की कमी है। पीपल ऐसे हैं स्वामी जी जिनकी डार्क स्किन टोन है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा गहरे रंग की है, जो ज्यादा श्याम वर्ण है, उनको भी स्वामी जी ऐसा रिस्क रहता है। अच्छा। हाँ स्वामी जी, उनके अंदर भी ये ढंग से, क्योंकि मेलानिन स्वामी जी इसको रोकता है। मेलानिन जो कलर हमारी स्किन में है वो अगर ज्यादा मात्रा में हो तो वहां भी स्वामी जी सूर्य की किरणें वहां तक अंदर नहीं पहुंच पाती। ऐसे लोग जो स्वामी थोड़े से ओबीज ज्यादा है, ओवरवेट है, उनमें भी स्वामी जी एब्जॉर्प्शन का इशू रहता है। और ऐसे लोग स्वामी जी जिनकी उम्र हौले हौले तेजी से बढ़ रही है, उनके अंदर भी स्वामी जी एब्जॉर्प्शन का कंसर्न रहता है। अब ये समझिए कि पूरी दुनिया का मैप है, पूरी दुनिया में स्वामी जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। साउथ ईस्ट एशिया जहां स्वामी जी हमारा देश आता है, यहाँ भी लगभग 58% लोगों में, मतलब आधे से ज्यादा लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और स्वामी जी ये जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं और स्वामी जी फिर सप्लीमेंट्स के अलग अलग मार्केट शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी जो सिंथेटिक विटामिन डी है उसका स्वामी जी अब देखें जो मार्केट साइज है, तो देखें स्वामी जी लगभग आप देखिए ये 7% पर ईयर के रेट से बढ़ रहा है और लोग स्वामी जी इसका काफी ज्यादा सेवन कर रहे हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या स्वामी जी कैप्सूल फॉर्म में हो। और ये स्वामी जी उनके अलग अलग फॉर्म है जहाँ सिंथेटिक विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ स्वामी जी इसको लेबोरेटरी में, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, कैप्सूल के फॉर्म में, जेल कैप के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, लिक्विड के स्वामी जी आते हैं। ये स्वामी जी अलग अलग सप्लीमेंट के तौर पे कहा जाता है और इनको स्वामी जी अलग अलग ब्रांड के नाम से भी इस्तेमाल किया जाता है। हम स्वामी जी इनके भी कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और अगर हम नेचुरल विटामिन डी की बात करें तो स्वामी जी नेचुरल में भी 2 टाइप हैं। एक टाइप तो ऐसे जो स्वामी जी पौधों से आते हैं, लाइकेंस आते हैं, क्योंकि लाइकेंस के अंदर स्वामी जी नेचुरल कैपेबिलिटी है कि विटामिन डी को बनाए। स्वामी जी एक और तरीका जो लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी वो होता है भेड़ की ऊन से। जो स्वामी जी भेड़ को जब शेव ऑफ कर देते हैं उसके जो ऊन के छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं स्वामी जी, उससे लिनोलिन नाम का कंपाउंड बनाया जाता है। उससे लोग स्वामी जी विटामिन डी बना रहे होते हैं और वो विटामिन डी स्वामी जी कैप्सूल में पैक होकर जा रहा होता है। अच्छा, भेड़ की बाल की खाल खा रहे हैं। बाल की खाल खा रहे हैं स्वामी जी और जानकारी भी नहीं हो रही थी। तो ये जो नेचुरल विटामिन डी की जो बात लोग कर रहे हैं सब नेचुरल है, पर कुछ केस में स्वामी जी वो भेड़ से आ रहा होता है, क्योंकि भेड़ भी नेचुरल है। पर आप देखिए
पर देखिए आप समझिए, जो असली हर्बल कंपोनेंट समझिए वो आते जोरदार हैं। बात कही। हाँ समझिए, तो ये अब आते हैं छरीला से या फिर समझिए लाइकेन से। लाइकेन समझिए फंगस और एल्गे के बीच के एक सिम्बायोटिक कंपोनेंट है, जहां ये दोनों अच्छे से ग्रो करते हैं, हरे भरे होते हैं। और लाइकेन समझिए एक पर्यावरण की अच्छी हेल्थ का भी सूचक है। तो जहां लाइकेन जिस जगह होते हैं समझिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छे हैं। ये समझिए बहुत हेल्दी कंडीशंस को बताते हैं, और इनके अंदर समझिए नेचुरल कैपेबिलिटी होती है कि ये विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो समझिए हम लोगों ने इसी ही लाइकेन से विटामिन डी का D3 को आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, और समझिए इसको ही पैक किया। और विटामिन D2K जो समझिए हम यहाँ देख रहे हैं, जिसकी बॉटल्स भी यहाँ रखी हुई हैं, इनके अंदर समझिए इन्हीं ही लाइकेन से आइसोलेट किया हुआ, प्यूरिफाई और किया इसकी vitamin D। एफिकेसी बड़ी जबरदस्त इसकी है, efficacy चाहे बहुत- विटामिन डी है या B12 है या आयरन है, ओमेगा है, जो भी आपको यहाँ से देते हैं, कोलेजन है, बाजार से मिलने वाले सिंथेटिक विटामिन और न्यूट्रास्यूटिकल से ज्यादा एफिकेसी। समझिए अगली स्लाइड में वही देखेंगे। हाँ। क्योंकि समझिए जब हमने बात की नेचुरल हर्बल विटामिन डी की, तो समझिए एक क्वेरी ये थी कि क्या ये एफिकेशियस है, क्या ये हमारे शरीर में वैसे ही काम करेगा जैसे करना चाहिए। आम भाषा में कहें तो समझिए क्या ये हमारे शरीर को लगेगा, क्या ये हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगा, इसका एसिमुलेशन होगा, स्वांगीकरण होगा या नहीं होगा। समझिए उसके लिए हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए। स्वांगीकरण, कितने अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगे आप। देखिए तो समझिए हमने वही मेजर करके देखा, और समझिए हमने सिर्फ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। न्यूट्रेला विटामिन D के समझिए हमने कंपोनेंट लिए और इसको समझिए कंपैरिजन किया रैट्स के अंदर। वहां समझिए हमने एक सिंथेटिक बाजार से सबसे ज्यादा बिकने वाला एक हाई कॉस्ट विटामिन डी लिया, और समझिए उसके 2 डोज लिए। और न्यूट्रेला विटामिन D2K इसकी भी समझिए 2 डोज लिए, और एनिमल्स को समझिए हमने देना शुरू किया 15 दिन तक रोज। और देखा समझिए डे 1 पे कितना ब्लड के अंदर उनके विटामिन डी की वैल्यू थी, और 15वें दिन बाद क्या वैल्यू। समझिए बेसिक एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें हमने टाइम काइनेटिक्स की, और देखा कि अगर हम विटामिन डी को देने के 0 में 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, हर टाइम पर समझिए सैंपल लें तो किस तरीके से विटामिन डी शरीर के अंदर जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और समझिए वो एसिमुलेट हो रहा है। और ये समझिए हमने करके देखा। समझिए ये देखिए, ये सीरम विटामिन D3 के लेवल हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो समझिए ये बेसल लेवल दिखा रहा था, जब चारों ग्रुप में लगभग सेम था, जो ये बता रहा था कि चारों ग्रुप के ये जितने भी एनिमल्स हैं वो सेम टू सेम बिहेव कर रहे हैं। चाहे हम न्यूट्रेला विटामिन D2K की बात करें या फिर जो D3 कंपैरेटिव जो सिंथेटिक वर्ड वाला कंपोनेंट है समझिए वो देखें। और उसके बाद समझिए हमने 15वें दिन बाद जब रोज इनको ये दिया गया, और 15वें दिन समझिए इसको चेकअप किया और पाया कि न्यूट्रेला विटामिन D2K की एफिकेसी कितनी है, शरीर के अंदर वो कितना पाया गया। समझिए इसको ओरली मुंह से खिलाया गया था, और देखा कि रक्त के अंदर, सीरम के अंदर इसका लेवल कितना है। समझिए अब देखेंगे सिंथेटिक वर्ड की दवा के मुकाबले समझिए जो लाल रंग की लाइन है समझिए ये न्यूट्रेला विटामिन D2K की है। समझिए देखिए सुपीरियरिटी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, अच्छा एक्सपोजर दिखाई दे रहा है कि ये नेचुरली अकरिंग प्लांट ड्राइव कंपोनेंट है। समझिए ये भी बायोएक्टिव है, और हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल सिस्टम में पूरी तरीके से काम करता है। ये समझिए एक बड़ी वाली बात है कि सिंथेटिक दवाई के मुकाबले, सिंथेटिक न्यूट्रिशन के मुकाबले ये समझिए अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है और हमारे शरीर में समझिए अच्छे तरीके से लगे। हाँ समझिए, तो समझिए हमने ये देखा कि एक तो कंपैरिजन था नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक, और उसके बाद समझिए हमने डोज डिपेंडेंसी देखी। अगर हम कम मात्रा दे रहे हैं तो विटामिन डी कितना हो रहा है, थोड़ी और सही मात्रा दे रहे हैं समझिए वो कितना हो रहा है, पूरी मात्रा दे रहे तो पूरा पूरा हो रहा है समझिए, पूरा इफेक्ट, और पूरी समझिए एफिकेसी। पूरी एफिकेसी और अच्छे तरीके से समझिए शरीर के अंदर दिख रहा है। तो आप समझिए देखिए ये नेचुरल वाला विटामिन डी है, ये सिंथेटिक वाला विटामिन डी है, और आप देखेंगे समझिए सिंथेटिक वाले विटामिन डी के कंपैरिजन में नेचुरल विटामिन डी समझिए अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है, और समझिए सीरम के अंदर हमें इसकी अच्छी मात्रा देखने को मिल रही है। और समझिए अगर हम इसका डोज बढ़ाएं तो अब देखिए समझिए वो भी चेंजेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम इसका डोज ज्यादा दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, 200 IU के लगभग दे रहे हैं समझिए, और आप देखेंगे तो ये ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज जो है वहां पे आप देखेंगे एक अच्छा एक्सपोजर यहाँ देखने को मिलता है। और आप जो देखेंगे समझिए ये सिंथेटिक के मुकाबले एक और सुपीरियरिटी हमें यहाँ दिखाई देती है। इसको अगर हम कंप्यूट करके देखें AUC मतलब एरिया अंडर द कर्व पूरा टाइम के साथ ये भी देखें कि कितना डोज वहां जा रहा था, तो आप देखेंगे कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक को, ब्लू वर्सेस रेड को आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे एक तो नॉन इंफीरियरिटी तो क्लियरली है,
कुछ केसेस में हमें सुपीरियरिटी भी देखने को मिलती है कि जो नेचुरल प्लांट ड्राइव्ड कंपोनेंट हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, हमारे शरीर में अच्छे तरीके से एसिमुलेट होते हैं, और जो पूरा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म को, उसको भी फॉलो करके शरीर के अंदर अच्छे तरीके से जाते हैं। तो मतलब विटामिन डी अगर नेचुरल स्रोत से है तो वो भी उतना ही एक्टिव होता है, और जो हमारा पूरा प्रोसेस है विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म का वो भी अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। तो हमने ये देखा कि जो पीके प्रोफाइल है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, मतलब कि औषधि जो हम खा रहे हैं तो हमारे शरीर में कैसे जा रही है, हमारा शरीर उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, उसे हम पीके कहते हैं। तो उस फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल को आप देखें तो विटामिन डी जो नेचुरल स्रोत का है ये बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से हमारे शरीर में लगता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमुलेट होता है, और जो नॉर्मल न्यूट्रास्यूटिकल वाली बात है, जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल वाली बात है, उसके कंपैरिजन में ये नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स, नेचुरल विटामिन बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आज हमने विटामिन डी के बारे में देखा, कल परसों तरसों विटामिन B12 और भी काफ़ी सारे विटामिन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि जो नेचुरल यात्रा है अपने आप को हेल्दी हैप्पी रखने की, मतलब कि धूप में बैठ के योग करने की, प्राणायाम करने की और साथ साथ नेचुरल कंपोनेंट्स का सेवन करने की, वो हमें हेल्दी रखने की एक अच्छी तरकीब है, एक अच्छी तरीका है कि हम बीमारियों से अच्छे से लड़ पाते हैं, या तो बीमारियां में होती नहीं, अगर होती है तो हम उनसे लड़ के आराम से जीत भी पाते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन हमने देखा नेचुरल वर्सेस जुगाड़ का। जो नेचुरल जो चीजें हैं, तो स्पाइरुलिना जो होता है वो नेचुरल है, मोरिंगा नेचुरल है, जो है स्प्राउट्स जो है अच्छे अच्छे से बनाना सीखिए। स्प्राउट्स पे भी अभी वर्कशॉप हम लाएंगे, हेल्दी स्प्राउट्स कैसे बनाना। तो जितना आप नेचुरल नेचुरल खाएंगे ना, उतना आपकी बॉडी में B12 डी और सारी चीजें जो है ये मेंटेन रहने वाली हैं। तो यहाँ से हम अब चालू करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट, जो हम इसमें हमें बात करना है, और फटाफट फटाफट इस सेशन को फिर हम एंड करते हैं। पिछले 3 दिन से हमारा B12 और विटामिन डी और इससे संबंधित ऑडियो वीडियो सारे हम चला रहे हैं। जितना ज्यादा नेचुरल पानी, जितना ज्यादा अच्छा पानी आपकी बॉडी में जाएगा, उतना ज्यादा वो पानी एब्जॉर्ब होगा, और जितना पानी एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद अगर हम धूप में बैठेंगे तो नेचुरली आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा। नेचुरली आपकी बॉडी सारा कुछ बनाना, हजम करना चालू कर देगी। बैक्टीरिया को जो एनवायरनमेंट चाहिए अल्कलाइन, वो जब उसको मिल जाएगा तो बहुत सारे हजारों लाखों नए बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। और जो नए बैक्टीरिया जो उत्पन्न होंगे, ये आपका विटामिन डी भी बना देंगे, आपका विटामिन K2 भी बना देंगे, आपका B12 भी बना देंगे, सारा कुछ बैक्टीरिया आपके बॉडी में कर देंगे, जैसे जानवरों की बॉडी में होता है, हाथी, शेर, चीता इत्यादि जो है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, और दही पर भी कल बात हुई है, परसों भी बात हुई है, और विटामिन D3 पे भी कल बात हुई है। ये सारा जो है कल के रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। तो अब आज बात करेंगे हम, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो भी चीज खाते हैं वो पचना तो चाहिए। पता चला कि वो पड़ी है शरीर के अंदर, तो उसी को बोलते हैं हम हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट। तो अगर जरूरत से ज्यादा एसिड खाया जाए, है ना, जैसे कि कुछ लर्नेड डॉक्टर्स बात करते हैं कि पेट में तो तेजाब है, तो क्या मतलब है अल्कलाइन चीजें लेने से, है ना। तो उनके लिए जवाब है ये सब स्लाइड्स की अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा तेजाब बढ़ गया ना, तो सबसे पहला जो काम होगा वो गॉल ब्लैडर में पत्थर हो जाएंगे, किडनी में पत्थर हो जाएंगे, गाउट हो जाएगा, मतलब उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, अर्थराइटिस हो जाएगा, उंगलियां मुड़ना बंद हो जाएंगी, है ना, तो आप नीचे झुकना बंद हो जाएगा। तो एसिड जो है अगर उसका प्रमाण लिमिटेड है तो ठीक है, अगर उसका प्रमाण अत्यधिक हो गया तो आपको ये सारी परेशानियां आने वाली हैं।
तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट मतलब क्या है? आपने प्रोटीन लिया, खाया, प्रोटीन पच गया, और पचने के बाद जो है वो पूरा शरीर उसको एब्जॉर्ब करने, उसको अवशोषित करने में लग गया, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट। लेकिन जब भी आप लेट्रिन बाथरूम को होल्ड करते हैं तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट जो है आपका, ये घट जाता है, ठीक है। तो कभी भी बाथरूम को, यूरिन को, टॉयलेट को होल्ड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यूरिन को रोकने से शरीर के अंदर एसिड भी बढ़ जाता है, ये भी बात आप समझिए। तो अननेसेसरी यूरिन को रोकना नहीं है, आए तो करना है उसको। तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? प्रोटीन अपने आप में गर्म चीज होता है, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है पाचन होकर अवशोषण में लग जाना। तो प्रोटीन गर्म होता है ना, कोई ठंडा नहीं होता जो आप सोचें, तो गर्म चीज है वो। तो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनका प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हमेशा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा होता है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट हमेशा हाई रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको यहाँ दी जा रही हैं, जो है कैसे कुक करना है। तो जो भी आपका प्रोटीन है, सभी प्रकार की दालें, नॉनवेज जब भी आप बनाते हैं, तो पहला तरीका उसमें बताया गया है कि उसमें एक छोटा सा पका हुआ पपीते का टुकड़ा डालें, 2 इंच का। उससे प्रोटीन का पाचन होने में आपको आसानी होगी। लेकिन ये अंडे के साथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडा जो होता है और ऑलरेडी लीन प्रोटीन होता है। लेकिन जब भी आप मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, या दाल, राजमा, छोले खाते हैं, अगर एक टुकड़ा पपीते का डाल देंगे, पका हुआ पपीता, तो ये आसानी से जो है ये डाइजेस्ट होगा प्रोटीन, आपको गैस फैस नहीं बनेगा। दूसरा तरीका जो है, आप इसको नारियल पानी में भी बना सकते हैं। दालें जो भी हैं, आप 1 गिलास नारियल पानी डाल दीजिए। लेकिन नारियल पानी हर किसी को सूट नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है। नारियल पानी जो होता है वो हर किसी को सूट नहीं करता। तो क्या होगा, अगर आपने नारियल पानी में प्रोटीन बनाया तो किसी किसी को सूजन, स्वेलिंग आ सकती है, जबान में स्वेलिंग, आंखों में स्वेलिंग, जो है पेट के अंदर दर्द, ये हो सकता है। हर किसी को नारियल सूट नहीं करेगा। हालांकि नारियल पानी अगर डाला जाए नॉनवेज या दाल बनाते समय तो बहुत उसका टेस्ट बदल जाता है, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता है। तीसरा प्रयोग जो है, सुपारी। सुपारी के अगर 2 दाने डाल दिए जाएं, जब भी आप दालें बनाते हैं, नॉनवेज बनाते हैं, तो जब आप उसमें तेल डालते हैं, राई जीरा डालते हैं, उसी समय अगर 2 सुपारी के टुकड़े काट के डाल दिए जाए, तो जो है प्रोटीन से या इनसे निकलने वाला जो एसिड है उसको बैलेंस करने का काम सुपारी करती है। सुपारी अल्कलाइन होती है। या फिर सबसे अच्छा, अगर हम कैंगन वाटर, अगर हमारे पास कैंगन वाटर मशीन है, तो कैंगन वाटर के अंदर ही हम अगर दालों को, नॉनवेज को पकाना चालू कर दें 8.5 में, 9.5 में, तो हम देखते हैं कि ये एसिड और बेस का संतुलन हमारा मेंटेन हो जाता है। चौथा चौथा जो है, अगर हम ये सब चीजें खा रहे हैं, तो हमें पाइनएप्पल को भी एक विशेष प्रकार के तरीके से खाना जरूरी है। तो पाइनएप्पल लेंगे, कुकर में डालेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे, और 1 या 2 चक्री फूल डाल देंगे, और 1 सीटी देंगे बस कुकर को। 1 सीटी में पाइनएप्पल पक के रेडी हो जाएगा। तो जब भी आप दाल रोटी खाते हैं या आप नॉनवेज खाते हैं, तो अगर थोड़ा सा ये आप फ्रिज में रख दीजिए बना के, और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन अगर आप खाते रहेंगे, तो आपका प्रोटीन जो है, आपका क्रेटिनिन कभी नहीं बढ़ेगा। जो क्रेटिनिन जो लोगों का बढ़ता है ना, बोलते क्रेटिनिन क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तो अगर आप दाल खा रहे हैं तो क्रेटिनिन बढ़ेगा, पनीर खा रहे हैं तो बढ़ेगा, अंडा खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं तो क्रेटिनिन बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है कि अगर हम इस प्रकार से डिश बना के रख दें, और आप ये खाते रहिए, इसको फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आप दाल रोटी खाएं, नॉनवेज खाएं, तो आप किडनी आपका गड़बड़ हो रहा है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, डायलिसिस होने के बाद भी क्रेटिनिन कम नहीं हो रहा है, तो पाइनएप्पल का सेवन करना प्रारंभ करें। और अगर ऐसा करेंगे आप, तो आपका क्रेटिनिन निश्चित तौर पे जो है कम होने लग जाएगा। बहुत जल्दी से होता है ना। पान का पत्ता खाना खाने के बाद खाना, पान कंप्लीट जो होता है, जिसमें चूना, कत्था, सौंफ, सुपारी, खोपरा, सारी चीजें होती हैं, ये अगर हम खाएंगे नॉनवेज खाने के बाद, या गरिष्ठ खाने के बाद, दाल, राजमा, छोले ये खाने के बाद, तो इसका डाइजेशन हो जाता है। एंटी ट्यूमर होता है पान, ट्यूमर को गलाने के भी पान काम आता है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट जो है हमारा, जितना ज्यादा रहेगा उतना आपको बीमारी होने का खतरा कम रहेगा। जितना कम रहेगा
उतना आपको समस्या आएंगी। प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट कम किसका होता है? ब्लड ग्रुप ए वालों का। बी और ए बी का बहुत अच्छा होता है, ओ का मॉडरेट होता है। इसलिए B12 की डिफिशियंसी भी बी और ए बी ग्रुप में होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ओ में कम होती है और विटामिन ब्लड ए में तो ना के बराबर होती है। ब्लड ग्रुप्स को खाना चाहिए डेली और इस प्रकार से बॉईल करके रख देंगे तो एक डिश बन जाएगी वो, और ज्यादा फायदा करेगा पाइनएप्पल बॉईल होने के बाद। तो प्रोटीन यदि डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको मोतियाबिंद हो सकता है ना? अगर मोतियाबिंद हो गया, आप क्या करें दादा, मोतियाबिंद हो गया, क्या करें? तो प्रोटीन अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो मोतियाबिंद होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मोतियाबिंद ना हो तो पाइनएप्पल जो है खाना अगर हम चालू करेंगे, या फिर अगर हो भी गया है तो भी अगर पाइनएप्पल खाना चालू करेंगे तो भी धीरे 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 जो है आपका मोतियाबिंद रिवर्स होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो है पाइनएप्पल का बड़ा रोल है। प्रोटीन अगर पचेगा नहीं तो निश्चित तौर पे मोतियाबिंद हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिनको भी मोतियाबिंद हो रहा है, ग्लूकोमा हो रहा है, धुंधला दिख रहा है, समझ जाइए कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो या तो खाना बंद कर दें, सब्जी रोटी पे आ जाएं या तो फिर डेली पाइनएप्पल का जूस पीना चालू कर दें या इस प्रकार से पाइनएप्पल को उबाल के रखें और उसको जो है डेली उसको खाना चालू कर दें। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही से आपको फायदा हो जाएगा, है ना। एमिनो एसिड, प्रोटीन को ही एमिनो एसिड भी बोला जाता है। तो यदि इसका बैलेंस नहीं हुआ, डिसबैलेंस हो गया, तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो आप पाइनएप्पल इस प्रकार से बना के रखें ताकि बच्चे भी आते जाते फ्रिज में से निकाल के उसको खा सकें, है ना। नॉन वेजिटेरियन लोगों को तो पाइनएप्पल खाना ही चाहिए, जरूरी है। तो अब नहीं हुआ बैलेंस, इसका एसिड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? दांत खराब होना प्रारंभ हो जाएंगे, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों का फूलना, अस्थमा हो जाना, हड्डियों का हमेशा सिलसिलाते रहना, है ना। गट खराब हो जाएगा, ऐसी गरम गरम फीलिंग आती है, हीट हीट की फीलिंग आती है। बाल झड़ने लग जाते हैं, मेरे बाल झड़ रहे, बाल झड़ रहे, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो बाल टूट के झड़ने लग जाएंगे। इसलिए जरूरी है उसका संतुलन। एमिनो एसिड्स जो हैं गर्म होते हैं, प्रोटीन गर्म होते हैं, अगर वो अवशोषित नहीं हुए, डिसबैलेंस हो गया, ये सारी चीजें चालू हो जाएंगी। तो बाल झड़ने लगे तो तुरंत पाइनएप्पल का जूस पीना चालू करें रोज सुबह खाली पेट, या खाना खाने के बाद इस प्रकार से पाइनएप्पल लेना चालू करें उबाल के, फ्रिज में रखा हुआ, काफी दिन चलेगा ये आप, बहुत जरूरी है। जैसे ही अमीनो एसिड बैलेंस हो जाएंगे, मतलब जो आप प्रोटीन खा रहे हैं हजम होना चालू हो जाएगा, गैस नहीं बनेगा, पाद नहीं बनेगा, डकारें नहीं आएंगी, वैसे ही आप देखेंगे कि आप गोरे होना स्टार्ट हो जाएंगे, गोरापन आ जाता है, स्किन की क्वालिटी सुधर जाती है, झाइयां चली जाती हैं, व्रिंकल चले जाते हैं, हार्ट अच्छे से काम करने लगता है, बाल बेहतर हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, दो मुंह के बाल निकल जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है बालों में। अगर जो प्रोटीन आप खा रहे हैं वो पूरा डाइजेस्ट हो रहा है तो, लेकिन डकारें आ रही हैं, गैस फॉर्म हो रहा है तो फिर पाइनएप्पल खाना जरूरी है। आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं, 1 घंटे बाद। तो ब्लड ग्रुप ए और ए बी, इनको प्रोटीन उतना समस्या नहीं देता है, ये लोग आसानी से प्रोटीन को पचा लेते हैं, ए और ए बी, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाले विशेष ध्यान दें, उनको दालों से, मांस मछली अंडा इनसे बिल्कुल दूर रहना है। कभी कभी दाल खाने का मन हो तो थोड़ा सा हिंग डाल के तड़का लगा के खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज से तो बिल्कुल बचिए आप लोग। और मैं तो कह रहा हूँ दाल भी बहुत कम अमाउंट में खाइए, आपके लिए सबसे सूटेबल है कड़ी। कड़ी आपको कभी नुकसान नहीं देगी, लेकिन मांस मछली अंडा और दाल भी आपको तकलीफ देगी। अगर आप रोज रोज खाएंगे, 2-4 कटोरी दाल अगर पी जाएंगे, बिल्कुल तकलीफ होने वाली है। पनीर खाएंगे तो तकलीफ होगी, मांस मछली अंडा खाएंगे तो तकलीफ होगी, दाल राजमा छोले खाएंगे तो तकलीफ होगी, है ना। दाल के टुकड़े, मतलब अरहर की दाल खाएंगे तो आपको तकलीफ होने वाली है। तो कोशिश करिए कि आप दालों से दूर रहें, और जब भी दाल खाएं हिंग का तड़का लगा के खाइए उसको। तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसको प्रोटीन उतना जरूरत नहीं पड़ती, उतनी क्रेविंग नहीं होती, ए वालों को प्रोटीन खाने की इच्छा नहीं होती है, उनको इतनी आसक्ति नहीं होती प्रोटीन के प्रति। लेकिन अगर ये लोग प्रोटीन खाएंगे तो उनको फायदा क्या होगा? इनको कफ और कोल्ड बहुत ज्यादा होता है ना, म्यूकस भरा रहता है ए पॉजिटिव वालों को, उनको तुरंत सर्दी जुकाम पकड़ता है। तो अगर वो लोग प्रोटीन खाएंगे
तो उनको ये वाली समस्या नहीं आएगी कभी, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा बार बार, है ना। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो भरा रहता है म्यूकस, आवाज चेंज हो जाती है, जैसे आप वो ठंडा खाएंगे परेशानी होती है, सर्दी खांसी जाती नहीं जल्दी से। तो ब्लड ग्रुप ए वाले अगर प्रोटीन खाना स्टार्ट करेंगे तो इनको सर्दी और खांसी, है ना, जैसे मैं रोज चने खा रहा हूँ, 2 दिन तीसरा दिन है आज, ऑटोमेटिकली वो खांसी 70-80% कम हो गई है। तो बहुत जरूरी है ए ग्रुप वालों को तो प्रोटीन खाएं, है ना। ब्लड ग्रुप बी वाले जो लोग हैं, ये लोग अगर डेयरी से दूर रहेंगे ज्यादा अच्छा है। ब्लड ग्रुप बी और ए बी, है ना, लोग प्रोटीन खा सकते हैं लेकिन डेयरी वाले प्रोडक्ट्स ना लें, डेयरी का प्रोटीन ना लें। डेयरी का प्रोटीन मतलब क्या, चीज, पनीर, बटर, आपका दूध दही छाछ, ये लोग सेंसिटिव होते हैं इसके प्रति, एकदम से बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और उसका इलाज नहीं मिलेगा। तो ब्लड ग्रुप बी वालों को निश्चित तौर पे, जैसे ओ वालों का मैंने बताया, उनको दालों से, मांस मछली अंडे से दूर रहना चाहिए। ब्लड ग्रुप बी वालों को डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ये हमारा जो शेयरिंग है ये पूरा कंप्लीट होता है। विटामिन K2 जो है हमारा, K2 पे हमारा थोड़ा सा बचा है, हालांकि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है K2। तो कल बात करेंगे, और कल इस पूरे चैप्टर का विटामिन B12, आपका D3, आपका ब्लड ग्रुप वाइज बता दिया है किसको क्या खाना चाहिए, और K2 का थोड़ा सा पोर्शन जो बचा है वो कल कंप्लीट करेंगे, और ये पूरा आपका एपिसोड जो है ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। सो ये पूरा सीरीज था जो हमने चलाया, और जितना नॉलेज यहाँ पर देने कोशिश की गई है, जितना हमारे पास था उतना दिया है। बहुत सारा नॉलेज कंटेंट है, लेकिन ये जो कंटेंट हमने आपको दिया, ये कंटेंट कहीं भी गूगल पर आपको नहीं मिलेगा। जो ब्लड ग्रुप वाइज जो हमने डिफाइन किया है हर चीज को, तो जो जो आपका ब्लड ग्रुप है उस तरीके से आप जो है खाने को अपने बनाइए, मॉडिफाई करिए, और पाइनएप्पल खाने की कोशिश करिए। सो दिस इज 8:13 हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये जो सीरीज हमने चलाई, विटामिन B12, विटामिन D3, कुछ वीडियोस, विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी किस किस फॉर्म में बाजार में अवेलेबल है, सबसे अच्छा धूप है, और ये ब्लड ग्रुप से जो है क्या क्या चीजें आपको नहीं खाना चाहिए और क्या क्या आपको खाना चाहिए। तो सबसे अच्छा इसमें क्या है कि आप कद्दू धनिए का जूस डेली लें, पाइनएप्पल डेली खाएं, आप नमक वाली चीजें एक बार लें, बार बार नमक न खाएं, तो आपकी बॉडी में B12 विटामिन डी हमेशा रहेगा, कम नहीं होगा। और अगर ये नहीं रहेगा तो क्या क्या समस्या आ सकती है हमने देखा है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है कि वो बी और डी की जांच कराएं, और नहीं कम है तो उसको मेंटेन करें। तो मेंटेन करने के सारे तौर तरीके यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। सो ये जो सत्र है, ओवर डू यू आंसर, ये यहाँ पर कहीं किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो हम जो क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, और थोड़ा सा जानकारी कल देंगे, फिर ये पूरा टॉपिक ही ये हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ जय भगवान जी। एलर्जी खांसी वाले बच्चों को अंगूर या चना किसको देने से फायदा होगा? दोनों ही चीज देना चाहिए, अंगूर भी देना है, चना भी देना है। चना पीके वाला नहीं पीना 1 घंटे, नहीं तो क्योंकि वही पूरे कफ को समेटता है। नहीं तो काबुली चना बॉईल करके दे सकते हैं, काबुली चना रात को गलाओ, कच्चा भी खाएंगे बहुत अच्छा लगता है। हम तो 2-3 दिन से काबुली चना कच्चा ही खा रहे हैं, बहुत टेस्टी लगता है। चाहे तो उस पर आप कैरी वेरी डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। तो चना बहुत इंपॉर्टेंट है, चना अपने आप में फिर एक प्रोटीन है, कैल्शियम का स्रोत है। जय भगवान जी, अनम्यूट करें आप। पाइनएप्पल कैसे खाएं अभी बताया, पाइनएप्पल का जूस पी सकते हैं, काट के खा सकते हैं। उसको कुकर में डालिए, एक उसमें चक्री फूल डालिए, 1 गिलास पानी डालिए, 1 सीटी दीजिए, पक जाएगा, एक डिश बन जाएगी, जैसे हलवा बनता है। फ्रिज में रख दीजिए, 1-2 चम्मच आप उसको खा सकते हैं, फिर वो तो पूरा नरम हलवे जैसा बन जाएगा। रोज खाइए उसको, आप पूरा बना के रख दीजिए 2-3 पाइनएप्पल का, आते जाते बच्चे भी खा सकते हैं, फ्रिज में रखा रहेगा, खराब भी नहीं होगा। हाँ जय भगवान जी, अनम्यूट करें। डायबिटिक वाला भी ले सकते, डायबिटिक का तो आपको बताया हुआ है, डायबिटीज कैसे आपका कंट्रोल चला जाएगा। हाँ सर। दादा नमस्कार। नमस्कार सर। दादा मेरे पास वो गैनोडर्मा के कैप्सूल रखे हैं RLGL वाले, तो मैं कितने ले सकता हूँ ये पूछना था। RGGL आप 5-5 कैप्सूल लिया करो सर, काफी अच्छा होता है RGGL। तो एक ही बार ले लो आप सुबह, क्योंकि उससे भी विटामिन डी बढ़ता है।
ओके। ये मशरूम, उसके अंदर विटामिन डी एब्जॉर्ब करने की प्रचंड ताकत होती है। हाँ, कल मैंने वाई प्लस की बोतल भी आई है, तो वो भी मिला लो उसमें 30 ml। हाँ, उसको निकाल लीजिए, कैप्सूल में कटोरी में डालिए, उसको कांच की बोतल में डालिए, उसमें आई पल्स डालिए, उसको शेक करिए, कैंगन वाटर 9.5 डालिए, 100 बार शेक करके उसको पी जाइए, तो और ज्यादा फायदा करेगा। तो जो बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उसको भी ठीक करता है सर वो हाँ, गैनोडर्मा? गैनोडर्मा तो 400 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, उसका ओआरपी जो है -10,000 है। तो गैनोडर्मा तो हर बीमारी को ठीक करता है, विटामिन डी का सबसे बड़ा भंडार है गैनोडर्मा, और महंगा भी आता है। तो मशरूम तो वो प्रोटीन है जो आसानी से पच जाता है, मशरूम के अंदर जो प्रोटीन होता है, तो सबसे अच्छी चीज है हाँ, ये। वो जो जो दो डब्बी तैयार है और जीएलजी वो 360 कैप्सूल है, उसके अंदर वो 10,000 हाँ, बहुत का महंगा है। आता है, लेकिन वो खाते रहेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर वो 3 महीने भी चलती है आपको, तो चली जाती है 3 महीने, अगर 5-5 कैप्सूल भी खाएंगे तो वो भी 2 महीना चलेगी, वो आपको 2 महीने के ऊपर चलेगी। तो 3-3 भी खाएंगे तो फिर 3 महीना जी। चल जाएगी। तो ना 5 खा लेंगे जी, हाँ, एक 5 अगर एक हम बार खाते सुबह हैं तो सुबह बहुत जैसे। अच्छा है ना? तो ठीक है, यही पूछना था। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, जैन साहब अनम्यूट करें। दादा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। दादा मेरे यहाँ पे लाइट, मेरे यहाँ एक लाइट जेन है, लाइट का काम करता है मेरे यहाँ पे। हाँ, तो उसके बेटे को होली पे एकदम उसकी आंखें टेढ़ी हो गई। अरे हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, आई वाले को। उसने बोला कि आई की प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम है इसको। तो उन्होंने फिर एमआरआई करे थे। एमआरआई में उसको मालूम पड़ा कि वो ब्रेन ट्यूमर है। न्यूरो न्यूरो प्रॉब्लम, हाँ, 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 ब्रेन ट्यूमर बताया उसको। 13 साल की उम्र है उस बच्चे की। हाँ, हाँ, हाँ। तो दादा क्या करना चाहिए उसके लिए? देखो, ट्यूमर को गलाने का काम फल करेंगे, जैसे मैंने जी दादा। बताया, अग्नि तत्व बढ़ेगा ना, तो ट्यूमर अपने जी। आप गल जाएंगे। तो अग्नि जी। तत्व बढ़ाने के लिए क्या है, सुबह जैसे उसको तरबूज दे दिया, 1-2 घंटे हाँ। में पच के निकल जाएगा। सिंगल सिंगल फ्रूट देना है, उसमें नमक नहीं डालना। उसके बाद जी। उसको खरबूज दे दिया, है ना। जी। उसके बाद जो है दोपहर में उसको दाल भात रोटी सब्जी दे दी। जी। उसके बाद उसको जो है फिर पपीता दे दिया। उसके बाद भूख जी लगे दादा। तो 2 से 3 केले दे दिए। ऐसा उसको अलग अलग फ्रूट देते रहेंगे ना। और उसके जी। बाद जो भी जो गैनोडर्मा का जिक्र किया है, तो ये जी। जो गैनोडर्मा जो आरजीजीएल है, ये इंदौर में इनका डिपो है, ये मिल जाता है। तो अच्छा। इसके अंदर हाँ, विटामिन डी की कमी होगी बच्चे को निश्चित तौर पे, अगर अपन उसकी जांच कराएंगे ना, क्योंकि हाँ न्यूरो बताओ। प्रॉब्लम, ब्रेन। ट्यूमर्स, हाँ, ये, ब्रेन ट्यूमर बताया उन्होंने, डॉक्टर हाँ, ये तापड़िया, सब अतुल इसमें तापड़िया। उसमें उसमें B12 और डी की जांच जरूर उसकी करवाना, और मुझे भेजना आप। तो दादा मैं कल कल उसको बुला लूँ, उसके पापा को ले लेता हूँ मीटिंग में मैं, उसको पिताजी को उसके। ऑनलाइन बुला लीजिए, या फिर जो ऑनलाइन, है, ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन सुबह। हाँ, यहाँ उसको, या तो फिर उनसे बोला जांच करवा के व्हाट्सअप करें। B12 की है ना? हाँ, B12 और विटामिन डी की जांच जरूर करें। ठीक है दादा। ठीक है दादा। क्योंकि उसको बढ़ा देंगे ना, ऑटोमेटिक पिघल अच्छा, जाएगा। ठीक है, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है उसको हाँ पिघालना, जी। छोटा आसान जी काम दादा। है ना। जी दादा। ओ, ओके। जितेंद्र झा जी, आप अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर, ग्लैंड्स की समस्या और सांस की तकलीफ हो बच्चे को या एडल्ट को, सांस की समस्या, तो क्या वो जा सकती है? जितेंद्र झा जी, आप बात कर सकते हैं। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या सर? आप बोलिए, आप आवाज आएगी अब। हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि बच्चे को ग्लैंड्स हो और सांस की तकलीफ हो, सांस फूलना फूलने लगता है, तो जितेंद्र सर, ऐसी आपका स्थिति आवाज में बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप फोन कर लीजिएगा मेरे को। आवाज में कोई इश्यू है आपके? आपके पास वो माइक वाइक नहीं है क्या, कॉलर माइक या ऐसा कुछ? आप एक मोबाइल मिनट को अपने सर, एक पास रख के बोलिए, आप चेहरा हटा दीजिए। आप एक मोबाइल मिनट जैसे अपन बात करते हैं ना, वैसे आप मोबाइल को कान के पास ले लीजिए। आप फिर म्यूट होगा, हाँ, हाँ। अब बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं आ रहा है सर, बहुत कम आ रहा है।
चलो, जब तक क्वेश्चन आंसर कुछ हो तो ले लेते हैं। क्वेश्चन, लकवा हुए 1 सप्ताह हो गया, चलने में दिक्कत हुई, सुधार के लिए उपाय। लकवा का बता चुके हैं लोचन जी कई बार कि उसको कद्दू धनिया का जूस देना पड़ेगा, बार बार उसको फल देना पड़ेंगे, है ना। इसी से वो लकवा ठीक होगा। अस्थमा का कारण ही विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी है। तो जैसे ही आप कच्चा कच्चा खाना चालू करेंगे, कद्दू धनिया का जूस लेंगे, 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 केला लेंगे, आपका वैसे ही आपका ये एलर्जिक अस्थमा, गेहूं के ज्वारे का पाउडर लेंगे, और एक बार दाल रोटी सब्जी लेंगे दोपहर में 2 बजे के आसपास, ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एलर्जिक अस्थमा चला जाएगा। लेकिन दूध लेंगे, दही लेंगे, तेल खाएंगे, डीप फ्राइड चीजें खाएंगे, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ब्लैक कॉफी विद गैनोडर्मा भी काम करेगा क्या? हाँ, बिल्कुल करता है, गैनोडर्मा का कॉफी भी काम करता है। नींद के लिए क्या करें? नींद के लिए बीपा हुआ है तो आपको नींद नहीं आएगा, तो नींद आए उसके लिए बॉडी में डेली करेले का जूस पीजिए आप। जो है 2 छोटे करेले बीज निकाल के उसका जूस बना के अगर आप पीते हैं, और कद्दू धनिया, है ना, पीला कद्दू और धनिया, इसका जूस पीते हैं, तो 100% नींद में इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, 8:30 भी बजे हैं, तो खान साहब मीटिंग हम यस एंड कर दादा, सकते हैं। थैंक यू दादा। कल रहेंगे ना दादा? 8 वर्ष का बच्चा है, उसको बार बार सर्दी जुकाम, हाँ, तो बच्चों को अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, एलर्जी है, तो उसको करेले का जूस देना ही पड़ेगा, उसको आपको चना बार बार देना ही पड़ेगा, उसको आपको फल बार बार देना ही पड़ेंगे, आपको उसको दही, दूध, छाछ, तेल, कुक फूड से आपको बचाना पड़ेगा। 1 डेढ़ महीने में 21 दिन उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा। उसको सूरज की धूप दिखानी पड़ेगी, आंख बंद करके वो बरमुडा में सूरज को देखे रोज सुबह, आंख बंद करके बरमुडा में कहीं भी खड़ा हो जाए, छत पे, गच्ची पे, जमीन पर, ताकि नाभि से विटामिन डी चला जाए। ऑटोमेटिकली ये 3-4 महीने में ट्रमेंडस इंप्रूवमेंट आ जाएगा, परमानेंट इंप्रूवमेंट आता है। कल की रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, ठीक है खान सर, इसको अपन एंड करते हैं। यस यस दादा, कल तो रहेंगे ना दादा? कल रहेंगे, कल छोटा सा टॉपिक बचा है, 4-5 स्लाइड्स को कंप्लीट करेंगे, और उसके यस दादा, बाद फिर जो है, फिर हम कुछ दिनों के लिए गायब रहेंगे, फिर हमारी रिकॉर्डिंग्स आपको भेजता हूँ, वीडियो चलाते रहिए। यस दादा, थैंक यू दादा। ओके। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादा का स्पेशल कोटि कोटि धन्यवाद। मीटिंग इन कर रहा हूँ मैं, आप सभी का थैंक